हाँ आ रही है, चल। आज अगर तुम लोग नहीं होते तो आज मेरा रुद्र रूप फिर ये देखते। चल। मुझसे डर गया ना, चल बेटा आवाज आ। अभी स्टार्ट नहीं करी क्या? हेलो, कहाँ स्टार्ट है? बच्चों को फोन आ रहे हैं। मीट कहाँ है? मीट परमिशन नहीं दे रखी है उसको। किसमें? परमिशन नहीं दे रखी है उसमें। किसमें? पाया नहीं ऐप ऐप में परमिशन नहीं मिल रही है उसको। अरे मीट पे चल रहा है ना, मीट पे चल रहा है ना, मीट दिखाओ हमें बस, बाकी भी करते रहना आराम से। हाँ बेटा आवाज़ आ रही है? आवाज़ आ रही है? बेटा आवाज़ आ रही है? नहीं आ रही आवाज़? ओए आवाज़ नहीं आ रही। बेटा आवाज़ आ रही है? ठीक है। हाँ भाई, हेडिंग डालिए पीरियोडिक क्लासिफिकेशन एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, सम बेसिक इंफॉर्मेशन। हेडिंग डालिए सम बेसिक इंफॉर्मेशन, सम बेसिक इंफॉर्मेशन। भाई न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, ठीक। जो सबसे लास्ट वाली सेल होती है उस सेल को हम लोग बोलते हैं वैलेंस सेल। क्या बोलते हैं? वैलेंस सेल। वैलेंस सेल के जस्ट अंदर वाली सेल को बोलते हैं पेनल्टीमेट सेल। क्या बोलते हैं? पेनल्टीमेट सेल। और पेनल्टीमेट सेल के जस्ट अंदर वाली सेल को बोलते हैं एंटी पेनल्टीमेट सेल। फिर सुन लेना, जो सबसे आखिरी सेल होगी, फर्क नहीं पड़ता वो सेकेंड है, वो थर्ड है, वो फोर्थ है, वो फिफ्थ है, वो सिक्स है, वो सेवेंथ है, वो एट्थ है, जो भी उस एलिमेंट की आखिरी वाली सेल होगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वैलेंस सेल। वैलेंस सेल के जस्ट अंदर वाली सेल को बोलेंगे पेनल्टीमेट सेल, और पेनल्टीमेट सेल के जस्ट अंदर वाली सेल को बोलेंगे एंटी पेनल्टीमेट सेल। मान लीजिए अपने पास अभी एंटी पेनल्टीमेट सेल कौन है? अभी ये है। अब हमने क्या किया कि अब अपने पास टोटल सेल इतनी है, तो ये क्या हो गई? वैलेंस सेल। ये क्या? पेनल्टीमेट। ये क्या? बात समझ में आ गई भैया? तो इसको बनाओ फटाफट, ऐसे ही बनाओ इसको, और आखिरी वाली सेल के सामने लिखो, आखिरी वाली सेल के सामने लिखो वैलेंस सेल। वैलेंस सेल। उसके अंदर वाली सेल में लिखो पेनल्टीमेट सेल। पेनल्टीमेट सेल, और इसके अंदर वाली सेल में लिखो एंटी पेनल्टीमेट सेल। जो सबसे आखिरी होगी वो वैलेंस सेल, उसके जस्ट अंदर वाली पेनल्टीमेट सेल, उसके जस्ट अंदर वाली एंटी पेनल्टीमेट सेल। नोट कर लिया भैया?
KLMN नाम सुना है? पहले हम लोग इलेक्ट्रॉन इसमें तो भरते थे 2, 8, 18 समथिंग करके। तो एक टर्म होता है सेल, एक टर्म होता है सबसेल, और एक टर्म होता है ऑर्बिटल। सेल क्या? KLMN, ये क्या हो गई? सेल। ये पूरी कोचिंग क्या हो गई? सेल। ठीक। इसके जो क्लासरूम है ये हो गए सब सेल। भाई एक क्लासरूम ये है, एक क्लासरूम ऊपर है, ये क्या हो गए? सब सेल। और इसकी जो बेंच है, इसकी जो बेंच है ये हो गए ऑर्बिटल, क्योंकि इसमें कौन रह रहा है? इलेक्ट्रॉन। ये बैठे तो इलेक्ट्रॉन, हाँ समझो। तो सेल KLMN, सब सेल SPDFG, ये सब सेल। इसके अंदर ऑर्बिटल, अबे जैसे हम लोग बात करें S की, तो S में डिब्बा कितना होता है? एक। बहुत बहुत धन्यवाद। एक ऑर्बिटल में ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो ईच ऑर्बिटल कंटेन मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, ईच ऑर्बिटल कंटेन मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसको लिख सकते हैं कि सेल के अंदर सबसेल के अंदर ऑर्बिटल। सेल आपकी हो गई KLMN, या इसको डिफाइन करते हैं 1 2 3 4 से भी, या इसको डिफाइन करते हैं 1 2 3 4, एक ही बात है। सबसेल में आपका आ गया SPDFG। ऑर्बिटल ये होते हैं, और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2। तो ऑर्बिटल में कौन होता है? इलेक्ट्रॉन। मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। भैया ऑर्बिटल एक डिब्बे को बोलते हैं, ठीक है? तो एक डिब्बे में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं? 2। तो सेल के अंदर सबसेल के अंदर ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन। जैसा लिखा है वैसा नोट करिए फटाक से। नोट कर लिया भैया? सबसे पुराना कॉन्सेप्ट जो था पीरियोडिक टेबल के लिए वो डोबेर्नियर था। डोबेर्नियर के बाद लॉ ऑफ ऑक्टेव आया। लॉ ऑफ ऑक्टेव के बाद ओल्ड मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल आई, और उसके बाद मॉडर्न मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल आई। तो डोबेर्नियर टेस्ट क्या था? डोबेर्नियर ने बताया कि पीरियोडिक टेबल में जो मिड एलिमेंट होगा उसका एटॉमिक वेट जो होगा अपने जस्ट ऊपर वाले और अपने जस्ट नीचे वाले के सम के हाफ के बराबर आएगा। मतलब समझे नहीं? जैसे हम लोग बात करें फर्स्ट ए की, तो यहाँ पे कौन होता है? Li, Na, K, Rb भी होता है, Cs भी होता है। तो इन्होंने बोला कि जो मिड एलिमेंट होगा 2 एलिमेंट के बीच का, उसका एटॉमिक वेट निकालने का तरीका बताया कि उसका खामखा बता दिया, बकलोल थे। क्यों निकाले भाई उसका एटॉमिक वेट जब पता है पहले से? एटॉमिक वेट ऑफ सोडियम। तो इन्होंने बोला जो एटॉमिक वेट ऑफ सोडियम होगा वो अपने जस्ट ऊपर वाले और अपने जस्ट नीचे वाले के एटॉमिक वेट के सम के हाफ के बराबर होगा। तो
पोटेशियम का एटॉमिक वेट होता है 39, लिथियम का एटॉमिक वेट होता है 7। तो यार लिथियम का एटॉमिक वेट 7 और पोटेशियम का एटॉमिक वेट 39, इसको डिवाइड किया 2 से, तो ये आपका आ गया कितना 46/2 और कितना आ गया 23। क्या एटॉमिक वेट सोडियम का 23 होता है? हाँ यार 23 होता है। लेकिन बहुत सारी जगह डोबेर्नियर की बातें गलत हो रही थी। डी ब्लॉक में बहुत जगह कोबाल्ट, निकल, आयरन के बीच में जो एलिमेंट बैठा था उसका एटॉमिक वेट मिड एलिमेंट का जस्ट अगल बगल वाले के सम के हाफ के बराबर नहीं था। तो डोबेर्नियर ने हमें बताया, क्या डोबेर्नियर ने सिर्फ इतना बताया कि अगर किसी मिड एलिमेंट का एटॉमिक वेट निकालना हो तो उसका एटॉमिक वेट अपने ऊपर वाले और अपने नीचे वाले के एटॉमिक वेट के सम के हाफ के बराबर होगा। मतलब पोटेशियम के नीचे कौन बैठता है? रुबिडियम। तो अगर पोटेशियम का निकालना हो तो ये प्लस ये डिवाइडेड बाई हाफ। अगर आपको रुबिडियम का निकालना हो तो इसका एटॉमिक वेट प्लस इसका एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाई 2, तो किसका आ जाएगा? रुबिडियम का। लेकिन काफ़ी जगह इसकी बातें गलत थी। तो डोबेर्नियर ने क्या बताया कि अगर किसी एलिमेंट का एटॉमिक वेट निकालना हो तो उसका एटॉमिक वेट निकालने का तरीका क्या है? उसके ऊपर वाले और उसके नीचे वाले के एटॉमिक वेट को जोड़ के हाफ 2 से डिवाइड कर दो, तो उस एलिमेंट का क्या आ जाएगा? एटॉमिक वेट। तो हेडिंग डालना सम ओल्ड व्यू, हेडिंग डालना सम ओल्ड व्यू। कुछ पुरानी बातें हैं जिनमें से क्वेश्चन कभी पूछा नहीं जाएगा, लेकिन लिख लेते हैं। सम ओल्ड व्यू। इसमें फर्स्ट हेडिंग डालना डोबेर्नियर, डोबेर्नियर, मेरी शक्ल मत देखो बेटा, स्पेलिंग हुई नहीं बताएंगे। डी से स्टार्ट होगी, ये पक्का है। डोबेर्नियर, DOBENIER, डोबेर्नियर ट्रेड लिखा भैया। इसके अकॉर्डिंग लिखिएगा, इसके अकॉर्डिंग किसी मिड एलिमेंट का एटॉमिक वेट, इसके अकॉर्डिंग किसी मिड एलिमेंट का एटॉमिक वेट इसके अकॉर्डिंग किसी मिड एलिमेंट का एटॉमिक वेट अपने जस्ट ऊपर वाले एलिमेंट, अपने जस्ट ऊपर वाले एलिमेंट, अपने जस्ट ऊपर वाले एलिमेंट और जस्ट नीचे वाले एलिमेंट के एटॉमिक वेट के एटॉमिक वेट के सम के हाफ के बराबर होता है, के एटॉमिक वेट के सम के हाफ के बराबर होता है। सम के हाफ के बराबर होता है। एग्जाम्पल दो सोडियम का। नोट कर लिया भैया? चलो एक एग्जाम्पल और लिख लेते हैं, इसको हटा दिया जाए। Br का एटॉमिक वेट निकालते हैं। एटॉमिक वेट ऑफ Br, तो भैया इसका एटॉमिक वेट प्लस इसका एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाई 2। आयोडीन का एटॉमिक वेट कितना होता है? 127, 127। Cl का एटॉमिक वेट 35.5। तो भैया ये
35.5 प्लस 127 डिवाइडेड बाई 2, निकालो यार कितना आ रहा है, 81.25, ये एटॉमिक वेट आ गया ब्रोमीन का। चलो नोट करो, डोबेर्नियर से लाइफ में आज तक ना कोई क्वेश्चन आया है ना कोई क्वेश्चन आएगा, ठीक। तो बोलो पढ़ा क्यों रहे हो? पढ़ा इसलिए रहे हैं क्योंकि स्टार्टिंग यहाँ से हुई थी पीरियोडिक टेबल की, है तो पढ़ा रहे हैं, एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा, ये कंफर्म है। देखा भैया, डोबेर्नियर ट्रेड डी ब्लॉक में बहुत सारी जगह गलत हो जाता है एटॉमिक वेट निकालते हो इस मेथड से, तो एटॉमिक वेट गलत आ जाता है। तो लिखिएगा पॉइंट बना के, इन डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट, इन डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट, इन डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट डोबेर्नियर, in D and F block element, Dobernir trade not applicable in all cases. Not applicable in all cases, हर जगह अप्लाई नहीं होता है। एक एग्जाम्पल देते हैं जहां पे अप्लाई नहीं होता है। हाँ भैया, ये नोट कर लो, यहां पे अप्लाई नहीं होगा। इसकी कहानी खत्म हुई तो अगली कहानी आई न्यूलैंड की। न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। ऑक्टेव का मतलब होता है आठवां, न्यूलैंड का मतलब होता है न्यूलैंड, न्यूलैंड साइंटिस्ट का नाम था। ऑक्टेव का मतलब होता है आठवां। तो न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव क्या था? जैसे किसी ने म्यूजिक सीखी हो, सारे गामा पा, तो उसमें पहला और आठवां लेटर रिपीट होता है, सारे गामा पा सा, ऐसा आप पढ़ते हो, तो पहला और आठवां लेटर सेम होता है, जो होता है वो सेम होता है। तो न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव ने ये बोला कि जो पहला एलिमेंट होगा और आठवां एलिमेंट होगा, उनकी केमिकल प्रॉपर्टी एग्जैक्टली सेम होगी। इसने भी एक टोपे पने की पीरियोडिक टेबल बनाई। देखो क्या पीरियोडिक टेबल बनाई, तो साहब ध्यान देना, भैया इन्होंने क्या बोला कि कोई भी एलिमेंट आप ले लो, मान लीजिए ये आपने लिया, तो इसको पहला मानो। अब यहां से गिनना शुरू करो आठवें तक, तो ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक। इसके बाद ये पांचवा, छठा, सातवां, आठवां। आठवां क्या वाला मिला, समझे नहीं? मान लो ये वाला पहला माना आपने फास्फोरस, तो ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, थर्ड के बाद फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट्थ। तो जो फर्स्ट और एट्थ एलिमेंट होगा
उसकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होंगी। अबे जो फर्स्ट इन्होंने ऐसी पीरियोडिक टेबल सेट करी कि जिसमें फर्स्ट और एट्थ एलिमेंट वही होंगे जो सेम ग्रुप से बिलोंग करेंगे। कोई नई बात इन्होंने नहीं बताई, ऐसी पीरियोडिक टेबल बना दी, इनर्ट गैसेस को हटा दिया, इनर्ट गैस ली नहीं। सबसे बड़ा ड्रॉबैक तो इनका ये था कि इन्होंने इनर्ट गैस को कंसीडर ही नहीं किया, पूरी पीरियोडिक टेबल में इनर्ट गैस ही नहीं ली, ना हीलियम, ना नियॉन, ना आर्गन, ना क्रिप्टॉन, ना जिनॉन। तो इस हिसाब से पीरियोडिक टेबल बनाई कि कोई भी पहला एलिमेंट ले लो, यार ये पहला मान लो, ये पहला मान लो, जो इच्छा करे वो पहला मान लो, और उससे आठवां एलिमेंट गिनो तो आठवां एलिमेंट वही आएगा, आठवां एलिमेंट वही आएगा जो इसी के ग्रुप में बिलोंग कर रहा होगा इनकी पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग, इनकी पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग। लेकिन जो मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल आई, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक आया, वहां इनकी सारी बातें गलत हो गई। भाई यहां तक तो बातें ठीक थी, अब जैसे आप इनर्ट गैस लगाओगे तो पहला आठवां कहां से ग्रुप पे आ जाएगा यार। अबे समझो, यहां पे मान लो नियॉन लगा दिया, बे नियॉन होता है कि नहीं होता इसके बगल में। अब जरा पहला आठवां देखो क्या आ रहा है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, तो ये आ जा रहा है, तो कहां सेम केमिकल प्रॉपर्टी हो जाएगी। तो इन्होंने इनर्ट गैस को पीरियोडिक टेबल में, अपनी ही पीरियोडिक टेबल में जगह ही नहीं दी और ऐसी पीरियोडिक टेबल सेट करी कि पहले और आठवां एलिमेंट वही आ रहा था जो सेम ग्रुप से बिलोंग कर रहा था। और ऑब्वियसली बात है, सेम ग्रुप से बिलोंग करेगा तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या हो जाएंगी, सेम। तो न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव ये था कि फर्स्ट एंड एट्थ एलिमेंट हैविंग द सेम केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि फर्स्ट और एट्थ एलिमेंट वही होगा जो सेम ग्रुप से बिलोंग करेगा इनके अकॉर्डिंग। लिखना स्टार्ट करिएगा। अकॉर्डिंग टू न्यूलैंड, हेडिंग है न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। Newland law of octave. According to Newland, first and eighth element, according to Newland, first and eighth element having the same, first and eighth element having the same property, having the same property like Hindi music. Like हिंदी म्यूजिक। इतना लिख लिया भैया, इसको बना लो, इतना बना लो बस। नोट कर लिया भैया, इसको हटा दिया जाए। हम लोग पीरियोडिक क्लासिफिकेशन और पीरियोडिक प्रॉपर्टीज साथ में पढ़ेंगे। मतलब क्या है, अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल, ओल्ड व्यू सिर्फ दिखाएंगे, और उसके बाद एक पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। कौन सी? एटॉमिक रेडियस। कहने का मतलब है कि 3, 4, 5 पॉइंट पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के, फिर 1 पॉइंट पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का, फिर 3, 4 पॉइंट पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के, फिर 1 पॉइंट पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का। समझे नहीं? शकल पे 12 मत बजाओ, बोले ये अलग अलग क्या है। अबे मेरी बात समझो, पीरियोडिक टेबल क्या होती है, उसके अंदर की चीज़ें क्या होती हैं, क्वाइंस एलिमेंट क्या होते हैं, मेटल कौन होते हैं, नॉन मेटल कौन होते हैं, मेटेलॉइड कौन होते हैं,
चमत्कारी मेटल कौन होते हैं, ये सारी कहानी किसके अंदर आती है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के अंदर। एटॉमिक रेडियस, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये सब किसके अंदर आता है, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के अंदर। तो अभी अपन लोग ने एक ट्रेंड पढ़ा, कौन सा, एक ट्रेंड पढ़ा डोबेर्नियर, दूसरा कौन सा पढ़ा, न्यूलैंड। तीसरा पढ़ने के साथ साथ हम आपको एक पीरियोडिक प्रॉपर्टीज दिखाएंगे जिसका नाम है एटॉमिक रेडियस। तो अभी हेडिंग मत डालिएगा, जरा ध्यान दीजिएगा। ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, थर्ड है, फोर्थ है। फर्स्ट डे और सेकेंड डे के बीच में यहां पे एक डिब्बा दिखाई देगा, इसके बाद यहां दिखाई देगा आपको थर्ड डे, यहां दिखाई देगा फोर्थ है, देन फिफ्थ है, देन सिक्स है, देन सेवेंथ ए, आगे जगह नहीं समझ लेना, एट्थ ए भी आगे है जिसको आप इनर्ट गैस बोलते हो। और इसके नीचे एक डिब्बा और दिखाई देगा, हाँ भैया, ये जो लाइन होती ना, ये क्या है, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। और ये जो लाइन, इनको आप क्या बोलते हो, हॉरिजॉन्टल। ये आपके होते हैं ग्रुप और ये आपके होते हैं पीरियड्स। इसको क्या बोलते हो आप, ग्रुप। जब भी हम एटॉमिक रेडियस अभी जो पढ़ाने जा रहे हैं, ग्रुप में वेरिएशन की बात करेंगे तो ये ग्रुप होगा, पीरियड में वेरिएशन की बात करेंगे तो ये पीरियड होगा। क्या है मेंडलीफ, क्या है एसपीडीएफ, क्या है क्वाइंस मेटल, क्या है मेटेलॉइड, क्या कौन मेटल है, कौन नॉन मेटल है, उसकी बात तब करेंगे जब हम एटॉमिक रेडियस की बात कर चुके होंगे। तो पहले हम आपको पढ़ाएंगे क्या, एटॉमिक रेडियस। तो हेडिंग डालिएगा, एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस भैया, एटॉमिक रेडियस की दो अलग अलग कहानियां हैं, दोनों कहानी सुनना, एक पुरानी वाली और एक नई वाली। पुरानी कहानी क्या थी कि ये है न्यूक्लियस, ये पहली सेल, ये दूसरी सेल और ये तीसरी सेल। एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉन E बराबर एच न्यू, E बराबर एच न्यू, फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा। H इज द प्लैंक कांस्टेंट, न्यू इज द फ्रीक्वेंसी। E बराबर mc स्क्वायर भी आपने पढ़ा होगा। इलेक्ट्रॉन जो होता है वो वेव की तरह भी बिहेव करता है और पार्टिकल की तरह भी बिहेव करता है। जब E बराबर mc स्क्वायर अप्लाई करते हैं, m का मतलब होता है मास, और अगर मास है तो ये कंफर्म है कि वो पार्टिकल है, क्योंकि वेव मासलेस होती है, वेव का कोई मास नहीं होता है। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिटल में घूम रहा होता है तो किसी भी हालत में पार्टिकल की तरह बिहेव कर ही नहीं सकता है। जब इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिटल में घूम रहा होता है तो हमेशा वेव की तरह बिहेव करता है। अच्छा, वेव क्या है, वेव ये है या वेव ये है, मानते हो ना भाई, वेव ये तो नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन क्या ऐसे घूमेगा, मेरी बात समझना, क्या ये एकदम सर्कुलर पाथ में घूमेगा या ऐसे ऐसे घूमेगा, मानते हो ना भैया, मेरी बात समझना। अगर जो पहली डेफिनेशन है वो सही हो जाती, कब सही हो जाती, जब इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमता। लेकिन अभी तक हम लोग यही समझते थे कि इलेक्ट्रॉन तो यहाँ है, किताब में लिखा भी है कि यार ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है यहाँ पे, और ये जो न्यूक्लियस है, जो डेफिनेशन लिखी उसकी बात सुनना, जो न्यूक्लियस है वहां से वैलेंस सेल तक की डिस्टेंस को बोलते हैं एटॉमिक रेडियस। ये डेफिनेशन पढ़ी होगी, बहुत जगह लिखी भी है कि डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड वैलेंस सेल इज नोन एज द एटॉमिक रेडियस। ये एग्जैक्ट वैल्यू एटॉमिक रेडियस की नहीं दे पाती है। क्यों नहीं दे पाती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन
पार्टिकल नहीं है, एक रेगुलर पाथ में नहीं घूम रहा है, वेव की तरह बिहेव कर रहा है, तो कभी भैया यहां पे बात करोगे तो यहां पे डिस्टेंस ये आएगी, यहां से यहां बात करोगे डिस्टेंस बढ़ जाएगी। तो ये जो डेफिनेशन थी ये पुरानी डेफिनेशन थी, इससे एग्जैक्ट वैल्यू एटॉमिक रेडियस के आप नहीं निकाल सकते हो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल की तरह नहीं, यहां पे वेव की तरह बिहेव करेगा। अगर वेव की तरह बिहेव करेगा तो डिस्टेंस यहां कुछ और आएगी, यहां कुछ और आएगी, यहां कुछ और आएगी। बात समझ में मेरी आ पा रही भैया? तो पहली डेफिनेशन क्या थी, लिखना कुछ मत अभी यहां लिखना, फिर कॉपी में लिखवाएंगे। पहली डेफिनेशन क्या थी कि न्यूक्लियस से वैलेंस सेल तक की डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, एटॉमिक रेडियस। ये एग्जैक्ट सही डेफिनेशन नहीं थी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वेव की तरह बिहेव करता है, जिसकी वजह से ये डिस्टेंस एक्यूरेट नहीं आ पाती है। इसके बाद दूसरी डेफिनेशन बनाई गई जिससे एक्यूरेट वैल्यू मिले। तो दूसरी डेफिनेशन क्या, वो भी देख लेते हैं भैया। कोई भी एटम ऑब्वियस सी बात है कैसा होगा, स्फेरिकल। एक एटम ये है, इसी के साथ जुड़ा हुआ एक दूसरा एटम ये है। किसी एटम के ये मिड पॉइंट को हमने ले लिया, यहां वाले एटम के भी हमने मिड पॉइंट को ले लिया। इसके मिड पॉइंट से इसके मिड पॉइंट के डिस्टेंस को हम लोग एक नाम देते हैं इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। दो एटम के मिड पॉइंट से मिड पॉइंट तक की डिस्टेंस को क्या नाम देते हैं, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। तो ये जो नाम देते हैं वो नाम दे दे रहे, ये हो गई इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। एक बात बताओ, किसी स्फेयर का जस्ट हाफ रेडियस या डायमीटर, मानते हो ना? तो ये क्या है साहब, रेडियस, और ये भी क्या है, रेडियस। तो यहां से यहां तक r, यहां से यहां तक r, तो यहां से यहां तक, मानते हो ना भैया? तो यहां से यहां तक क्या हो गया, 2r। तो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस इक्वल टू क्या लिख सकते हो, 2r। तो ये r बराबर हो गया इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस डिवाइडेड बाई 2। ये सेकेंड डेफिनेशन बनी कि एटॉमिक रेडियस इज हाफ ऑफ द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। किसी भी एटम के इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस के जस्ट हाफ को क्या बोलते हो, एटॉमिक रेडियस। तो डेफिनेशन नंबर 1 लिखिएगा। पहली डेफिनेशन लिखिएगा। हाँ बेटा, डिफरेंट साइज के होंगे तो भी वही आएगा, एक का ज्यादा आएगा एक का कम आएगा। भाई पहली बात तो हमें ये बताओ, क्या ClBr होता है? समझे नहीं मेरी बात, हम क्या बोलना चाह रहे हैं? मार्कर कहाँ गया भाई? हाँ, ये देखा है, ये देखा है, क्या यहाँ पे एटॉमिसिटी है? ये मेरी बात समझो क्या बोलना चाह रहे हैं। ये मॉलिक्यूल है ब्रोमीन का, ये मॉलिक्यूल है Cl2 का। तो ये जो एटॉमिक रेडियस है ना, इसके भी कुछ पार्ट होते हैं। मेटेलिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस का पहला पार्ट, मेटेलिक रेडियस दूसरा पार्ट, वान डर वाल रेडियस तीसरा पार्ट, कोवेलेंट रेडियस। तो तीनों की अलग अलग बातें करेंगे, अलग अलग साइज है तो अलग अलग कहानी, मेटल है तो अलग कहानी, वान डर वाल मतलब इनर्ट गैस है तो अलग कहानी। तो अभी हम बात किसकी कर रहे हैं, अभी हम बात कर रहे हैं एटॉमिक रेडियस की। तो एटॉमिक रेडियस की पहली डेफिनेशन लिखिएगा, फर्स्ट डेफिनेशन एटॉमिक रेडियस की लिखिएगा। अकॉर्डिंग टू ओल्ड कॉन्सेप्ट, according to old concept, distance between the, according to old concept, distance between the nucleus and valence cell distance between the nucleus and valence cell is known as the atomic radius. Distance between the nucleus and valence cell is known as the atomic radius. लेकिन आगे लिखो इसमें, लेकिन इस डेफिनेशन से
एटॉमिक रेडियस की एक्यूरेट वैल्यू नहीं आती है। एक्यूरेट वैल्यू नहीं आती है क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब ऑर्बिटल में रिवॉल्व करता है तो वेव की तरह बिहेव करता है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब ऑर्बिटल में रिवॉल्व करता है तो वेव की तरह बिहेव करता है। बनाओ भैया। इस वजह से यहां से एक्यूरेट वैल्यू नहीं आती है, क्योंकि यहां पे लोगे तो कुछ और आएगी, यहां पे लोगे तो कुछ और आएगी। नोट कर लिया भैया? हटाएं इसको। सेकेंड डेफिनेशन लिखिएगा। सेकेंड डेफिनेशन लिखिएगा। द हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, द हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, द हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस is known as the atomic radius. The half of the internuclear distance is known as the atomic radius. भैया ये टोटल डिस्टेंस इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है, ये r है, ये r है, तो ये 2r हो गया। 2r इक्वल टू इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस हो गया, तो r इक्वल टू इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस डिवाइडेड बाई 2। तो उसको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि एटॉमिक रेडियस जो है वो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस की हाफ होती है, वो यहाँ से निकल आएगा। ठीक है, बनाइए इसको फटाक से। क्वेश्चन आपको एटॉमिक रेडियस का जो मिलेगा वो डेफिनेशन से नहीं मिलेगा, वो वेरिएशन से मिलेगा कि किसकी एटॉमिक रेडियस मैक्सिमम है और किसकी एटॉमिक रेडियस मिनिमम है। हटाएं भैया इसको।
जैसे पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट ए है, फर्स्ट ए में कौन होता है? Li है, Na है, K है। अब जैसे जैसे किसी ग्रुप में ये क्या होता है? ग्रुप, और ये क्या होता है? पीरियड। किसी भी ग्रुप में आप नीचे जाओगे तो नंबर ऑफ सेल लगातार बढ़ेंगी। हमने आपसे ये बोला कि एटॉमिक रेडियस की जो पहली डेफिनेशन है वो एक्यूरेट वैल्यू नहीं दे पाती है। हमने इतना ही तो बोला कि एक्यूरेट वैल्यू नहीं दे पाती है। पहली डेफिनेशन क्या? न्यूक्लियस से वैलेंस शेल तक की डिस्टेंस। लेकिन अगर दोनों में नंबर ऑफ सेल अलग अलग होंगी, मतलब एक में नंबर ऑफ सेल 1 है, एक में नंबर ऑफ सेल 2 है, एक में नंबर ऑफ सेल 4 है, तो ये कंफर्म है कि अगर आप यहाँ से इसकी एटॉमिक रेडियस की वैल्यू निकालोगे, इसकी जो वैल्यू निकालोगे पहली वाली डेफिनेशन से, तो एक्यूरेट नहीं निकलेगी। इसकी वैल्यू निकालोगे पहली वाली डेफिनेशन से, एक्यूरेट नहीं निकलेगी, नो डाउट। इसकी वैल्यू निकालोगे पहली वाली डेफिनेशन से, एक्यूरेट नहीं निकलेगी। लेकिन अगर इसको और इसको कंपेयर कराओगे, अब निकालने की बात खत्म। अभी हम क्या कर रहे थे कि एटॉमिक रेडियस निकालोगे किसी एक एटम की, लेकिन अब क्या करा रहे हैं? अब कंपेयर करा रहे हैं। तो अगर कंपेयर कराओगे, नंबर ऑफ सेल डिफरेंट है, तो वो ऑब्वियस है यार, जहां पे सेल ज्यादा होगी वहां पे रेडियस भी ज्यादा होगी। हाँ, हमें नहीं मतलब है यार कि एक्यूरेट वैल्यू आएगी या नहीं आएगी, अभी हमें मतलब किस बात से है? उनको कंपेयर कराने से मतलब है कि इनमें किसकी ज्यादा होगी और किसकी कम होगी। तो कंपेयर कराने के लिए आप पहली वाली डेफिनेशन का सहारा ले सकते हो, कंपेयर कराने के लिए किसकी ज्यादा है और किसकी कम है। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि डाउन द ग्रुप अगर जाएंगे, किसी भी ग्रुप में नीचे जाएंगे, तो नंबर ऑफ सेल लगातार बढ़ेंगी, और नंबर ऑफ सेल लगातार बढ़ेगी तो एटॉमिक रेडियस भी लगातार बढ़ेगी, क्योंकि एटॉमिक रेडियस की पहली डेफिनेशन यही होती है, न्यूक्लियस से वैलेंस शेल तक की डिस्टेंस। लेकिन अब ये मत बोलना कि अभी तो आपने बताया कि ये तो डेफिनेशन गलत है, तो क्यों? अरे भैया, हमने क्या बताया कि इस डेफिनेशन से किसी एक एटम की एक्यूरेट वैल्यू एटॉमिक रेडियस की नहीं आती है। लेकिन अब हम एक एटम की वैल्यू नहीं निकाल रहे हैं, क्या कर रहे हैं? अलग अलग एटम को कंपेयर करा रहे हैं। और अगर कंपेयर कराओगे तो कंपेयर बिल्कुल सही होगा, क्योंकि सब में सेल अलग अलग होंगी, सेल अलग अलग होंगी, गैप बहुत ज्यादा होगा, तो एक्यूरेट वैल्यू आएगी। अब कंपेयर कराने पे तो नंबर ऑफ सेल जितनी ज्यादा होती जाएगी, एटॉमिक रेडियस उतनी ज्यादा होती जाएगी। तो नीचे जाने पे नंबर ऑफ सेल लगातार बढ़ती है, नंबर ऑफ सेल अगर बढ़ेगी तो एटॉमिक रेडियस भी बढ़ेगी। तो Li, Na और K में एटॉमिक रेडियस सबसे ज्यादा किसकी? K की। सबसे ज्यादा किसकी? लिथियम की। Li, Na, K, इसके नीचे क्या होता है? Rb, Rb के नीचे Cs। तो एटॉमिक रेडियस सबसे ज्यादा किसकी? Cs की। सबसे कम किसकी? लिथियम की। फर्स्ट है, यहां आपका बैठा होगा सेकेंड डे, थर्ड डे, फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स्थ है, सेवेंथ है। ये Li, Be, B, C, N, O, F। एटॉमिक नंबर Li का कितना होता है? 3। K, L, M, N। एटॉमिक नंबर 3 है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 1, यही तो आएगा। कितनी सेल आई? एक K वाली सेल और एक L वाली सेल। क्या M में एक भी इलेक्ट्रॉन आया? नहीं। कितनी सेल मिली? 2। इसका एटॉमिक नंबर कितना? 4, इसका 5, इसका 6, इसका 7, इसका 8 और इसका 9। तो एटॉमिक नंबर 4 है, तो ये क्या हो जाएगा? 2 और 2। अब बताओ कितनी सेल? अभी भी 2 ही सेल है। एटॉमिक नंबर 5, अब बताओ कितनी सेल? भैया अभी भी 2 सेल है। एटॉमिक नंबर 6, 2, 4, अभी भी सेल कितनी है? 2 ही तो है। एटॉमिक नंबर 7, तो भैया 2 और 5, सॉरी, हाँ सही तो है। एटॉमिक नंबर 7 बोला ना हमने, तो 7 हो गया, ये 8 हो गया, 2 और 6, 9 हो गया,
2 और 7 और 10 हो गया 2 और 8। एटॉमिक नंबर ध्यान देना 3 4 5 6 7 8 9 और इसके बगल में जो बैठा होगा उसका एटॉमिक नंबर कितना 10। तो ये ध्यान देना नंबर ऑफ सेल यहां से यहां जाने पे सेम है या डिफरेंट है? इसमें भी नंबर ऑफ सेल, पहले वाले में नंबर ऑफ सेल 2, उसके बाद नंबर ऑफ सेल 2, नंबर ऑफ सेल 2, सब में नंबर ऑफ सेल 2 ही तो है। क्या एक में भी m में इलेक्ट्रॉन फिलअप किया है? नहीं ना, k और l में कहानी खत्म हो गई है। तो टोटल कितनी सेल यूज हुई हैं? 2। तो यहां से यहां तक जाने पे नंबर ऑफ सेल सेम है। क्या बदल रहा है भैया? यहां देखना वैलेंस सेल, वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन कितना? 1। यहां पे वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन कितना? 2। यहां वैलेंस सेल में 3, यहां वैलेंस सेल में 4 5 6 7 8। क्या बदल रहा है? वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन क्या सेम है? शेल, नंबर ऑफ सेल सब में 2 है, लेकिन यहां पे वैलेंस मतलब आखिरी वाली सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, यहां आखिरी वाली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, यहां आखिरी वाली सेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, 4 5 6। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन चेंज हो रहे हैं, नंबर ऑफ सेल सेम है। इससे क्या फर्क पड़ेगा? चलो देखते हैं। ये मान लिया ये है न्यूक्लियस, सब में सेल 2, तो एक ये एटम दिखा दिया, एक एटम ये दिखा दिया, सब में नंबर ऑफ सेल 2, एक एटम ये दिखा दिया। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 3। एक और ले लेते हैं, यहां पे भी 2 ही सेल ली, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अब की बार दिखा दिए 4। वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन कितना था? 1। इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में क्या होगा? अट्रैक्शन, भैया माइनस प्लस अट्रैक्शन होगा। यहां भी न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन में अट्रैक्शन, क्योंकि ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। यहां भी इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस में अट्रैक्शन होगा, यहां भी इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस में अट्रैक्शन होगा। अब ये बताना न्यूक्लियस से अट्रैक्शन करने वाले सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन कहां पे हैं? यहां पे 4 इलेक्ट्रॉन है, यहां वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है, यहां वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है, यहां वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है। नंबर ऑफ सेल सभी में सेम है, नंबर ऑफ सेल सभी में सेम है। क्या बदल रहा है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एक में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, एक में 2 है, एक में 3 है और एक में 4 है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे बढ़ेगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे बढ़ेगा, अट्रैक्शन उतना ज्यादा होता जाएगा, और अट्रैक्शन जितना ज्यादा होगा सेल उतनी कॉन्ट्रैक्ट होगी, पास पास आएगी। और अगर सेल पास पास आएगी तो बताओ ये डिस्टेंस घटेगी या बढ़ेगी? डिस्टेंस घटेगी, रेडियस घटेगी या बढ़ेगी? मानते हो ना भैया? तो जैसे जैसे हम लोग लेफ्ट टू राइट जाएंगे, अबे लिथियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होता है, बेरिलियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2, बोरॉन 3, कार्बन 4, नाइट्रोजन 5, ऑक्सीजन 6, फ्लोरीन 7। तो यहां से यहां जाने पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन लगातार बढ़ता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन लगातार बढ़ने से अट्रैक्शन बढ़ता है, किसके बीच में? न्यूक्लियस और वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन के बीच में। अगर ये अट्रैक्शन बढ़ेगा तो सेल कॉन्ट्रैक्ट होगी, पास पास आएगी और ये डिस्टेंस घटती जाएगी, और अगर ये डिस्टेंस घटेगी तो ऑब्वियस सी बात है एटॉमिक रेडियस भी घटेगी। नहीं समझ में आया? पक्का? लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या बढ़ता है? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। लेफ्ट टू राइट जाने क्या बढ़ता है? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसके बढ़ने से क्या हो जाता है? न्यूक्लियस और वैलेंस सेल के बीच का अट्रैक्शन बढ़ जाता है, सेल कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, पास पास आ जाती है, जिसकी वजह से एटॉमिक रेडियस डिक्रीज कर जाती है। ये जो अट्रैक्शन है ना न्यूक्लियस और वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन का, इस अट्रैक्शन को एक नाम दे दिया जाता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इस अट्रैक्शन को एक नाम दे देते हैं, क्या? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो लेफ्ट टू राइट जाने पे इतना बताना, लेफ्ट टू राइट जाने पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है या घट रहा है? मानते हो ना? लेफ्ट टू राइट जाने पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। सेल कॉन्ट्रैक्ट हो रही है या दूर दूर जा रही है?
कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, रेडियस घट रही या बढ़ रही? घट रही या बढ़ रही? घट रही ना। अब जरा हमें एक बात बताना, लेफ्ट टू राइट जाने पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन घटेगा या बढ़ेगा? बढ़ेगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज? एटॉमिक रेडियस घटेगी, एटॉमिक रेडियस घटेगी। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और एटॉमिक रेडियस आपस में डायरेक्टली या इनवर्सली? समझ में आया? पक्का? चलो बोल दो फटाक से, अब तुम बोलना, और किसी की आवाज नहीं आनी चाहिए। लेफ्ट टू राइट जाने पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, ठीक। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मतलब क्या है? व्हाट इज द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज? क्या बोलोगे? ओवरऑल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ओवरऑल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बिटवीन द न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। लेफ्ट टू राइट जाने पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तुम बोला, आवाज नहीं, बोलो। वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा। इफेक्टिव बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, ठीक है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ेगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो एटॉमिक रेडियस क्या होगी? घटेगी, क्योंकि सेल क्या हो जाएगी? कॉन्ट्रैक्ट। हेडिंग डालना, वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियस। यहां से क्वेश्चन मिलेगा एटॉमिक रेडियस का, वेरिएशन से मिलेगा, डेफिनेशन से नहीं, वेरिएशन से क्वेश्चन मिलेगा। तो लिखिएगा, हेडिंग डालिएगा, वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियस, variation of atomic radius variation of atomic radius in periodic table। भैया बात सुनना, हम तुम्हें वो बातें लिखवा रहे हैं जो 90% सही हैं, 10% गलत हैं। तो ये मत बोलना कि गलत क्यों लिखवा रहे हैं साहब। मेरी बात समझना, जैसे फोर्थ ए की आप बात करोगे ना, तो फोर्थ ए में या थर्ड ए में बोरॉन है, एल्युमिनियम है, गैलियम है, इंडियम है, थैलियम है। अभी याद करवाएंगे, परेशान मत, तो शकल पे 12 ना बजाओ, बोले कौन है थर्ड ए में, दिख ही नहीं रहा है यार। अभी टेबल याद करवाएंगे, टेंशन मत लो। तो थर्ड के एलिमेंट है, जब हम लोग पढ़ेंगे पी ब्लॉक में, हम लोग पढ़ेंगे बोरॉन फैमिली। तो अभी तो हम आपको कॉमन ट्रेंड बताएंगे कि जनरली डाउन द ग्रुप नंबर ऑफ सेल बढ़ती है, एटॉमिक रेडियस बढ़ती है। लेकिन एक्सेप्शन है, वो एक्सेप्शन तब देखेंगे जब फर्स्ट डे पूरा पढ़ेंगे एल्कली मेटल एस ब्लॉक में, सेकेंड डे पढ़ेंगे बोरॉन फैमिली पढ़ेंगे, कार्बन फैमिली पढ़ेंगे, नाइट्रोजन फैमिली पढ़ेंगे। नाइट्रोजन फैमिली में नाइट्रोजन फैमिली के एक्सेप्शन देखेंगे, कार्बन फैमिली में कार्बन फैमिली के एक्सेप्शन देखेंगे, बोरॉन फैमिली में बोरॉन फैमिली के एक्सेप्शन देखेंगे। तो जो हम बातें लिखवा रहे हैं वो कॉमन ट्रेंड है। वो क्या है? कॉमन ट्रेंड। एक्सेप्शन उसमें इन्वॉल्व नहीं है। एक्सेप्शन तब पढ़ेंगे जब हम लोग ग्रुप पढ़ रहे होंगे, पी ब्लॉक, एस ब्लॉक, बी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। बात समझ में आ रही भैया? तो लिखना शुरू करिएगा। मूविंग डाउन द ग्रुप, जनरली मूविंग डाउन द ग्रुप, जनरली मूविंग डाउन द ग्रुप, generally moving down the group, atomic radius regularly increases, atomic radius regularly increases क्योंकि ग्रुप में नीचे जाने पे नंबर ऑफ सेल लगातार बढ़ती है। क्योंकि ग्रुप में नीचे जाने पर नंबर ऑफ सेल लगातार बढ़ती है। हाँ भैया, तो फर्स्ट एक ग्रुप है, ये नीचे जाने पे एटॉमिक रेडियस लगातार बढ़ती है। सबसे ज्यादा सीजियम, सबसे कम लिथियम। तो ऑर्डर लिख लेते हैं, लिथियम से ज्यादा सोडियम, से ज्यादा पोटेशियम, से ज्यादा रुबिडियम, और इससे ज्यादा सीजियम।
एक एग्जाम्पल लिख लो, ऑर्डर लिख लो, याद करने की जरूरत नहीं है, दिमाग में इतनी बात याद रखना कि ग्रुप में नीचे जाएंगे, चाहे वो फर्स्ट डे हो, सेकेंड डे हो, थर्ड डे हो, फोर्थ डे हो, फिफ्थ डे हो, ग्रुप में नीचे जाएंगे, नंबर ऑफ सेल लगातार बढ़ेगी, नंबर ऑफ सेल बढ़ेगी तो एटॉमिक रेडियस बढ़ेगी। हमने आपको जनरली लिखवाया है, हमेशा ऐसा नहीं होता है, वो एक्सेप्शन जब पढ़ेंगे हम लोग एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, वहां पे एक्सेप्शन देखेंगे। हमसे प्लीज कोई ये ना बोले 2 दिन बाद कि सर आपने तो लिखवाया है कि ग्रुप में नीचे जाने पे एटॉमिक रेडियस लगातार बढ़ती है, लेकिन बोरॉन फैमिली में गैलियम एल्यूमिनियम एक्सेप्शन हो जाते हैं, कार्बन फैमिली में लेड और टिन एक्सेप्शन हो जाते हैं। तो भैया हम एक्सेप्शन की बात अभी नहीं कर रहे हैं, वो हम कार्बन फैमिली के अंदर करेंगे जब कार्बन फैमिली पूरी पढ़ रहे होंगे। अभी हम पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे हैं तो कॉमन ट्रेंड की बात करेंगे, एक्सेप्शन की बात तब करेंगे जब एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक पढ़ेंगे। ठीक है, इसको नोट कर लिया भैया। चलिए, ये तो बात हुई कहाँ की, ये बात हुई ग्रुप की। अब बात करते हैं लेफ्ट टू राइट जाने पे, पीरियड में आगे बढ़ने पे क्या फर्क पड़ता है, जो अभी हमने आपको समझाया कि लेफ्ट टू राइट जाने पे वैलेंस सेल लगातार बढ़ते हैं, वैलेंस सेल बढ़ने के साथ साथ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, अट्रैक्शन बढ़ता है, सेल कॉन्ट्रैक्ट होती है, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होती है। तो लिखना स्टार्ट करिएगा। अगला पॉइंट लिखिएगा, मूविंग लेफ्ट टू राइट इन पीरियोडिक टेबल, मूविंग लेफ्ट टू राइट इन पीरियड। अभी ग्रुप की बात कर रहे थे, अभी ग्रुप की बात कर रहे थे, अब पीरियड्स की बात कर रहे हैं। मूविंग लेफ्ट टू राइट इन पीरियड, वैलेंस इलेक्ट्रॉन रेगुलरली इंक्रीजेस, वैलेंस इलेक्ट्रॉन रेगुलरली इंक्रीजेस so that force of attraction between the nucleus and valence electron, so that force of attraction between the nucleus and valence electron regularly increases, so that force of attraction between the nucleus and valence electron regularly increases, जिसकी वजह से, आगे की इंग्लिश बन नहीं पा रही, जिसकी वजह से सेल कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, जिसकी वजह से सेल कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है और एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करने लगती है। और एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करने लगती है। इसका मतलब, आगे लिखो इसी में, इसका मतलब पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट मूव करने पर, इसका मतलब पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट मूव करने पर एटॉमिक रेडियस, इसका मतलब पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट मूव करने पर एटॉमिक रेडियस लगातार घटती है। लिख लिया भैया, एटॉमिक रेडियस लगातार घटती है। अगला पॉइंट लिखो, अगले पॉइंट में हेडिंग डालना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ओवरऑल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ओवरऑल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between the nucleus and valence electron, overall force of attraction between the nucleus and valence electron is known as the effective nuclear charge, is known as the effective nuclear charge. Overall force of attraction between the nucleus and valence electron is known as the effective nuclear charge. तो यार बताओ,
इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, एटॉमिक रेडियस आपस में डायरेक्टली या इन्वर्सली, डायरेक्टली या इन्वर्सली, लिखो इस बात को नीचे। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इन्वर्सली टू द एटॉमिक रेडियस, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज effective nuclear charge inversely proportional to atomic radius। में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है क्या? अट्रैक्शन का बढ़ना। अट्रैक्शन का बढ़ने का मतलब क्या है? सेल का पास पास आना। सेल के पास पास आने का मतलब रेडियस का कम हो जाना। तो इन्वर्सली नहीं हुआ। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जितना ज्यादा, अट्रैक्शन उतना ज्यादा, सेल उतनी पास पास, रेडियस उतनी कम। तो ये जितना ज्यादा, ये उतनी कम। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक रेडियस। इतनी बातें याद रहेंगी भैया, ठीक बात। अब इस पे क्वेश्चन एक कर लेते हैं। लिखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट, क्वेश्चन लिखिए, पूछा हुआ क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैविंग मैक्सिमम, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैविंग मैक्सिमम रेडियस, आंसर बोलने की जरूरत नहीं, सिर्फ पूछना होगा, पूछ लेंगे। निकाल लो, आंसर बोलना नहीं। जिनको प्रयोग टेबल याद ना हो उनके लिए 5th, 6th, 7th, 8th N P O S F C L आराम से देख लो। क्वेश्चन सुन लो पहले। एटॉमिक रेडियस सबसे ज्यादा किसकी? और कोई आंसर? गलत है। नहीं, फास्फोरस नहीं होगा यार, आर्गन होगा। रीजन क्या है सुन लेना जरा। एक्चुअल में क्या है, जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस लगातार बढ़ती है 7th A तक। फिर सुन लेना, जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस लगातार बढ़ती है 7th A तक, सॉरी घटती है। जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस लगातार घटती है 7th A तक। जैसे ही 8th A पे आते हैं 7th A तक, यहां तक, वो टेंशन मत लेना, ये टेबल अभी याद करवा देंगे, ठीक। 7th A तक मतलब यहां से यहां तक जा रहे हैं, लगातार घट रही है, लगातार घट रही है। लेकिन जैसे ही यहां पे आए अब बढ़ जाएगी, नियॉन की ज्यादा हो जाएगी फ्लोरीन से। रीजन होता है कि ये जो होता है ये अपना डायटोमिक मॉलिक्यूल या ट्राइटोमिक मॉलिक्यूल या कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बना पाता है। कोवेलेंट बॉन्ड अगर नहीं बना पाएगा तो ये ऐसा दिखाई देगा, एक एटम ये, एक एटम ये। अबे दूर दूर होगा ना, अबे अभी तो पढ़ाया इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस के हाफ को क्या बोलते हैं? एटॉमिक रेडियस। तो एक तरीका ये हो सकता है और एक तरीका ये हो सकता है। इस तरीके का मतलब है कि इन दोनों एटम के बीच में क्या है? बॉन्ड है। इसका मतलब क्या है? दोनों के बीच में बॉन्ड है, जुड़े हुए एटम है। और इसका मतलब क्या है? ये एटम आपस में अटैच नहीं है।
तो अगर आपको Ne2 लेना है या Al2 लेना है तो ये तो एग्जिस्ट नहीं करेगा आपस में, तो एटम दूर दूर होंगे क्योंकि यहां पे बॉन्ड नहीं बना होगा, बॉन्ड नहीं बना होगा, एटम दूर दूर होंगे, एटम दूर दूर होंगे, तो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस ज्यादा होगी। देखो ना यार, यहां ज्यादा और यहां पे क्या हो जाएगी, कम। और अगर इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस ज्यादा है, एटॉमिक रेडियस क्या होती है, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस का हाफ, और इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस अगर ज्यादा होगी तो एटॉमिक रेडियस भी ज्यादा होगी। तो ये बात सही है, बात समझना कि फर्स्ट ए से जब सेवेंथ ए तक बढ़ते हैं तो एटॉमिक रेडियस लगातार घटती है, लेकिन एट्थ ए पे आते ही एट्थ ए की एटॉमिक रेडियस अपने सामने वाले एलिमेंट से ज्यादा हो जाती है, क्योंकि यहां पे अप्लाई होती है वांडर वाल रेडियस, क्योंकि ये अपना कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनाता है, जिसकी वजह से इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस ज्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से एटॉमिक रेडियस ज्यादा। पेन मत चलाना, एक मिनट रुक जाना। अभी हमने आपसे इतनी बात बोली कि लेफ्ट टू राइट जाएंगे एटॉमिक रेडियस घटेगी, कहां तक, सेवेंथ ए तक। कहां तक, सेवेंथ ए तक। लेकिन एट्थ ए की ज्यादा हो जाएगी, किससे, सेवेंथ ए से, सिक्स ए से, फिफ्थ ए से, क्योंकि यहां पे अप्लाई होगी क्या, वांडर वाल रेडियस। वो क्या होती है वो अभी देखेंगे। अच्छा, आप मान लीजिए क्वेश्चन ये पूछा, कर लो कर लो कर लो कर लो कर लो, पारिवारिक बातें कर लो, पारिवारिक बातें करना बहुत जरूरी। हाँ भैया ध्यान देना जरा। हम लोग बात करें आर्गन की, फ्लोरीन की, ऑक्सीजन की, अभी तो कोई दिक्कत नहीं, हम समझ लेंगे। लेकिन 15 साल बाद जब कोई तुमसे बोल रहा होगा, तुम कहीं और बात करो, मिला कंटाप पड़े, कसम से बोलने में तब नहीं पूछ भाई। बात समझना, ये आर्गन, ये फ्लोरीन, ये ऑक्सीजन और ये नियॉन। अब इन चारों में हम बात कर रहे हैं एटॉमिक रेडियस सबसे ज्यादा किसकी, आर्गन। ज्यादा किसकी, आर्गन की, क्योंकि ये क्या है, इनर्ट गैस। सुन लेना एक मिनट, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, मैक्सिमम एटॉमिक रेडियस किसकी, आर्गन की। फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, मैक्सिमम किसकी, आर्गन की। फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, नियॉन, सबसे ज्यादा किसकी, फास्फोरस की। अब नियॉन की नहीं, अब नियॉन की नहीं, क्योंकि नियॉन हो गया ऊपर और ये हो गए नीचे। ये अब लगेगा पहला वाला कॉन्सेप्ट, जो पहला पॉइंट हमने आपको लिखवाया, नंबर ऑफ सेल मैक्सिमम, एटॉमिक रेडियस मैक्सिमम। जो नीचे होगा उनमें नंबर ऑफ सेल ज्यादा, जो ऊपर होगा उनमें नंबर ऑफ सेल कम। नंबर ऑफ सेल कम, एटॉमिक रेडियस कम, नंबर ऑफ सेल ज्यादा, एटॉमिक रेडियस ज्यादा। तो अगर हम कंपेयर करें फास्फोरस में, सल्फर में, क्लोरीन में और नियॉन में, तो इन चारों में इन तीनों की रेडियस नियॉन से ज्यादा। अबे इन तीनों की रेडियस नियॉन से ज्यादा क्यों, क्योंकि ये तीनों नीचे हैं, नीचे हैं तो नंबर ऑफ सेल ज्यादा है, नंबर ऑफ सेल ज्यादा है तो एटॉमिक रेडियस भी ज्यादा है। पहला वाला कॉन्सेप्ट, बात क्लियर हुई या नहीं। हाँ, अब इन तीनों में कंपेयर करना है तो लेफ्ट टू राइट जाने पे एटॉमिक रेडियस घटती है, तो सबसे ज्यादा फास्फोरस, उससे कम सल्फर, उससे कम क्लोरीन, सबसे कम नियॉन। बात क्लियर हुई। पॉइंट पहले तो इस पे टिक्का मारो, ए पे। अब नीचे नोट लगा के लिखो, ए पे टिक मारो, नीचे पॉइंट बना के लिखो। बोले भैया, लेफ्ट टू राइट जाने पे पीरियोडिक टेबल पर, लेफ्ट टू राइट जाने पर पीरियोडिक टेबल में पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक रेडियस फर्स्ट ए से सेवेंथ ए तक लगातार घटती है। फर्स्ट ए से सेवेंथ ए तक लगातार घटती है। लगातार घटती है, लेकिन इनर्ट गैसेस में आते ही, लेकिन इनर्ट गैसेस में आते ही मैक्सिमम हो जाती है या बढ़ जाती है। इनर्ट गैसेस में आते ही बढ़ जाती है। तो ये कह सकते हैं, आगे लिखिए, तो ये कह सकते हैं
इनर्ट गैसेस की एटॉमिक रेडियस, तो ये कह सकते हैं इनर्ट गैसेस की एटॉमिक रेडियस, इनर्ट गैसेस की एटॉमिक रेडियस अपने सामने वाले एलिमेंट्स से ज्यादा होती है, सामने वाले से, अपने सामने वाले से। इनर्ट गैस की एटॉमिक रेडियस अपने सामने वाले एलिमेंट से ज्यादा होती है। हाँ भैया ध्यान देना, एक मिनट के लिए पेन रख दो और आंसर बोलना। आर्सेनिक, सेलेनियम, ब्रोमीन, क्रिप्टन, मैक्सिमम एटॉमिक रेडियस, मैक्सिमम, नो डाउट, क्योंकि यहां से यहां तक घटेगी, यहां बढ़ जाएगी, मैक्सिमम क्रिप्टन। अच्छा आप बताना, आर्सेनिक, सेलेनियम, ब्रोमीन और आर्गन मिनिमम 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 मिनिमम, आर्गन ऊपर है, नंबर ऑफ सेल कम है, नंबर ऑफ सेल कम है, एटॉमिक रेडियस भी कम है। अच्छा अगर बोले आर्सेनिक, तुम बताना भाई पीछे, हाँ तुम बताना, आर्सेनिक, सेलेनियम, ब्रोमीन और आर्गन, इन चारों में मैक्सिमम एटॉमिक रेडियस बोल किसकी? आर्सेनिक, क्योंकि इसकी रेडियस, इन तीनों की रेडियस इससे ज्यादा, इधर से इधर जाने पे घटती है, सबसे कम ब्रोमीन, सॉरी इन तीनों में सबसे कम ब्रोमीन और सबसे ज्यादा आर्सेनिक, तो इन चारों में मैक्सिमम कौन हो गया? आर्सेनिक। क्या बात समझ पा रहे हो भैया? अब एक क्वेश्चन पूछा कि यार लिखना नहीं सुनना, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैविंग द मैक्सिमम एटॉमिक रेडियस, मैक्सिमम एटॉमिक रेडियस, एंटीमनी, टेलेनियम, आयोडीन, क्रिप्टन, एंटीमनी, टेलेनियम, आयोडीन, क्रिप्टन। आंसर क्या? आंसर क्या? इसकी मैक्सिमम। अच्छा मिनिमम पूछता तो? मिनिमम पूछता तो? इन चारों में मैक्सिमम, मैक्सिमम ज़ीनॉन, मिनिमम एंटीमनी। क्या बात समझ में आ गई? दिक्कत जो करेगा वो 8th ए करेगा। 8th ए मतलब इनर्ट गैस। इनर्ट गैस दिक्कत करेगा, वो दिमाग में रखना कि फर्स्ट ए से लेके 7th ए तक एटॉमिक रेडियस बढ़ेगी, 8th ए की घटेगी, 8th ए की ज्यादा हो जाएगी, लेकिन अपने सामने वाले से, अपने सामने वाले से। वो पहला कॉन्सेप्ट फिक्स है कि जो नीचे होगा उसमें विदाउट एनी एक्सेप्शन नंबर ऑफ सेल ज्यादा होंगी, और नंबर ऑफ सेल ज्यादा होंगी तो एटॉमिक रेडियस भी ज्यादा होगी। अगर कभी क्वेश्चन पूछा है एटॉमिक रेडियस का, तो पहले सबसे पहला पॉइंट लगाएंगे, क्या देखेंगे? नंबर ऑफ सेल। नंबर ऑफ सेल ज्यादा, विदाउट एनी एक्सेप्शन एटॉमिक रेडियस ज्यादा। सेल ज्यादा कब होगी? जब एटम नीचे होगा। सेल ज्यादा, एटॉमिक रेडियस ज्यादा। जब सेल सेम हो जाएगी तब देखेंगे कि कौन बाद में आ रहा है, जो बाद में आएगा उसकी रेडियस कम, जो पहले आएगा उसकी रेडियस ज्यादा। अब ये देखेंगे क्या कोई इनर्ट गैस है, और अगर कोई इनर्ट गैस है तो उसकी एटॉमिक रेडियस अपने सामने वाले से ज्यादा हो जाएगी। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट टर्न पे अपन लोग बात करेंगे इसकी। आज 2:30 बजे आपकी क्लास है मोल कॉन्सेप्ट की, 2:30 बजे क्लास मोल कॉन्सेप्ट की है। थैंक यू सो मच। आज की क्लास यहीं पे रोकते हैं। नहीं, हमने पूछा इन सभी में, इन तीनों में मैक्सिमम एसबी और मिनिमम आयोडीन। ना, इन तीनों में मैक्सिमम एसबी, मिनिमम आयोडीन, इन चारों में मैक्सिमम ज़ीनॉन। सही? हाँ आ रही है, चल आज अगर